सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के ऐसे भाषण की जो बाबा साहब ने दिया था 5 अप्रैल को 1938 में। 1938 का ये भाषण निश्चित रूप से क्रांतिकारी साबित होगा। इस विषय को लेकर कि बाबा साहब प्रांत भेद को लेकर बाबा साहब के क्या विचार हैं, साथ ही साथ जो विषय है वो भी हम यहाँ पर बता दें। बाबा साहब कहते हैं हम पहले और आखिर में केवल भारतीय हैं, इस सोच को अपनाएं। हम पहले और आखिर में भी केवल भारतीय हैं, इस सोच को अपनाएं। कई बार आपने देखा होगा जब बाबा साहब 1930, 31 और 32 गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गए थे और उसके बाद वहाँ पर बाबा साहब ने जिस तरह से अछूतों के लिए, अस्पृश्यों के लिए जो अधिकारों की मांग की थी और वो अधिकार मिले भी, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद किस तरह से बाबा साहब को देशद्रोही करार दिया गया यहाँ के जो फ्रंट मीडिया थी उसके द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा। तो आप महसूस कीजिए इस बात को। बाबा साहब कहते हैं कि हम पहले और आखिर में भी केवल भारतीय हैं, यानी कि बाबा साहब यहाँ भारतीयता का संदेश देते हैं। हम सब भारतीय हैं, इसका संदेश बाबा साहब देते हैं। आज हम लोग इसी विषय को लेकर बाबा साहब के विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है। स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। पेज नंबर है 182 से 123 तक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से। सोमवार दिनांक 4 अप्रैल और मंगलवार दिनांक 5 अप्रैल 1938 के दिन केवल गैर सरकारी बिलों का काम होना था। आज कर्नाटक के विभाजन का प्रस्ताव असेंबली के सामने आना था, इसलिए स्पीकर की गैलरी में कर्नाटक के प्रसिद्ध नेता श्री गंगाधर राव देशपांडे आदि दिखाई दे रहे थे। दर्शक दीर्घा में भी केवल कन्नड़ लोगों की ही भीड़ दिखाई दे रही थी। पहले कुछ सवाल जवाबों के बाद श्री BN जोग ने अपना प्रस्ताव असेंबली के सामने रखा। श्री BN जोग द्वारा रखे गए प्रस्ताव के मूल प्रारूप में सैद्धांतिक तौर पर सुधार करने के बाद ये प्रस्ताव आगे दी जा रही उपसूचना के साथ असेंबली में रखा गया है। जिन विभागों में मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा बोली जाती है उन सबको साथ लाकर उनका एक स्वायत्त कर्नाटक प्रांत बनाने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं असेंबली जो कार्य योजना है वो यहाँ पर आपके समक्ष रखते हुए असेंबली की ये राय मुंबई सरकार ब्रिटिश सरकार तक पहुँचाए। श्री जोग ने कर्नाटक के विभाजन की सहमति बताई। उसके बाद असेंबली की कन्नड़ सदस्य श्री दोडू सेठी नलवडी जकाती आदि के भाषण हुए। उनके बाद करंदीकर झालूवाला ASP पाटिल के भाषण हुए। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी ने नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी भाषण हुआ। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी भाषण हुआ। विरोधी भाषण यानी कि यहाँ जो प्रस्ताव रखा गया वो कर्नाटक के विभाजन की बात कर रहा था। प्रस्ताव में ये था कि कर्नाटक का विभाजन कर दिया जाए। तो बाबा साहब का यहाँ कर्नाटक के विभाजन के विरोध में भाषण हुआ। और बाबा साहब किस बात का विरोध करते हैं? क्या हम में से हर भोजन साथी, हर बाबा साहब का अनुयायी ये जरूर जानना चाहता है कि बाबा साहब ने कर्नाटक विभाजन का विरोध क्यों किया? आखिर वो कौन से तर्क थे, कौन से तथ्य थे जिन पर बाबा साहब सहमत नहीं थे? प्रस्ताव पारित होने के बावजूद, प्रस्ताव रखे जाने के बावजूद बाबा साहब यहाँ पर उस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं है। तो सम्मानित साथियों, यदि आपको लगता है ये महत्वपूर्ण स्पीच है तो आपको अंत तक वॉच कर लेना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे हर अंबेडकर अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, तथागत बुद्ध की विचारधारा को अनुसरण करने वाले आप सभी बाबा साहब को पूरी तरह से अनुसरण करते हैं और इसलिए बाबा साहब के विचारों से अवगत कराने वाला डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप नियमित वॉच करते हैं, नियमित सुनते हैं। इसलिए हम बारंबार आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। आइए अब हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब को वो भाषण जो यहाँ पर बाबा साहब ने दिया है। इस प्रस्ताव में उठाया गया सवाल मेरी नज़र में बेहद गंभीर है। पहली ही लाइन में बाबा साहब बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि ये जो सवाल यहाँ पर उठाया गया ये मेरी नज़र में बेहद गंभीर है। भाव विवश होकर किया जाए ऐसा ही काम नहीं है।
मतलब इमोशनल होकर किसी कार्य को नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक के विभाजन का मामला आसानी से हल होने वाला मामला नहीं है। विभिन्न प्रांतों के होने के बावजूद हम अस्पृश्य बंधु कभी ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करते कि ये गुजराती है, ये महाराष्ट्रियन है या ये कन्नड़ है आदि भावनाओं से रहित होकर मैं इस मामले को देख रहा हूँ। मुंबई इलाके के संयुक्त परिवार में इन तीनों प्रांतों के लोग पिछले 115 सालों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं। करीब 90 सालों तक सिंध प्रांत भी हमारे साथ था, आज उसका विभाजन हो चुका है। हालांकि आर्थिक मामलों में विभाजित सिंध का हाल कितना है इसके बारे में आपको जानकारी होगी। कर्नाटक के विभाजन का मुख्य कारण यही है कि कन्नड़ बोलने वालों का एक अलग प्रांत है। हालांकि उनका एकीकरण कहाँ तक सफल हो पाएगा इस बारे में ज़बरदस्त आशंका है, क्योंकि इस कर्नाटक का बड़ा हिस्सा रियासतों में है। रियासतों का कन्नड़ हिस्सा अगर कर्नाटक में शामिल करवा लेना हो तो उसके बदले में रियासतों को दूसरा हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसे में खालसा प्रांत के लोग इतने मुआवजे पर रियासत में शामिल होने पर कभी राजी नहीं होंगे। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? इसी तरह आज के हालात में कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है। कहने में क्या मतलब है? इस बारे में सूक्ष्मता से सोचने पर पता चलेगा कि नए संविधान के अनुसार इस प्रांत को क्या कम प्रतिनिधित्व मिला है। भाषा पर आधारित जनसंख्या पर ध्यान दें तो मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या 98 लाख से अधिक है। गुजराती बोलने वालों की संख्या 34 लाख है और कर्नाटक के 32 लाख है। यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर गुजराती, मराठी भाषा बोलने का 98 लाख जो जनसंख्या है मराठी भाषा बोलने वाले, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? मराठी भाषा बोलने वालों की। गुजराती भाषा 34 लाख, कर्नाटक मात्र 32 लाख। और इस जनसंख्या के अनुपात में गुजरातियों को 27% मिला है। गुजरातियों को 27%, कर्नाटक के लोगों को 21 जगह मिलनी चाहिए, 21 जगह मिलनी चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में विभाजन गुजरात को 31 और कर्नाटक को 28 सीटें मिलने के कारण महाराष्ट्रियों के साथ अन्याय हुआ है। मैं प्रांतों में भेदभाव नहीं करना चाहता, लेकिन अब कर्नाटक प्रांत के विभाजन के कारण ये प्रत्यक्ष स्थिति उजागर करना जरूरी है। किस तरह से बाबा साहब एक एक आंकड़ा लेकर अपना स्पीच देते थे, ये सीखने की आवश्यकता है। हम बिना तैयारी के स्पीच न दें तो बेहतर है। यहाँ बाबा साहब पूरी तैयारी के साथ मैदान में आते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अब कर्नाटक प्रांत के विभाजन के कारण ये प्रत्यक्ष स्थिति उजागर करनी जरूरी है। यही बात ऊंचे पदों के साथ भी है। इन पदों के विभाजन के दौरान का मराठी प्रतिनिधियों के साथ अन्याय हुआ है। मराठी प्रतिनिधियों का सैकड़ा अनुपात 9.3 है, गुजरातियों का 3.6 है और कर्नाटक का 3.1 है। लेकिन अधिकारियों के पदों का विभाजन मराठी 6, गुजरातियों का 6 और कर्नाटक का 4 इस प्रकार हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि कर्नाटक के साथ अन्याय नहीं हुआ है। इन प्रांतों की आर्थिक स्थितियों के बारे में देखें तो उनकी आमदनी 205 करोड़ से अधिक का प्रावधान नहीं है। हमारी मुंबई की सालाना आमदनी 4 करोड़ रुपए होने के बावजूद इस शहर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती और आधुनिक तरीकों से प्रांत के प्रबंधन के लिए 2.5 करोड़ में कर्नाटक क्या कर पाएगा? हमेशा क्या अकाल से पीड़ित वस्त्र और अनाज के अभाव में लोगों का बुरा हाल देखने के बाद इतनी कम आमदनी में इस आज़ाद होने की चाह रखने वाले इस प्रांत का खर्चा कैसे चलेगा? बहुत हुआ तो जिन थोड़े लोगों के हाथों में अधिकार के सूत्र आएंगे, जिन्हें उनकी लालसा है, बस उन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत संतोष मिलेगा। इसीलिए इस प्रांत के विभाजन के लिए मैं कभी मान्यता नहीं देना चाहता। बीजापुर और बेल्लारी जैसे अकाल पीड़ित जिले जब अपनी समस्याओं के साथ मुंह बाकर खड़े हों तब प्रांत के खर्चों का आप आमदनी के साथ कैसे मिलान करने वाले हैं? हमारे समाज के लिए इस प्रांत में केवल 2 ही स्थान है। यहाँ की असेंबली में हमारे अन्य प्रतिनिधियों का कारण अन्य समर्थन तो प्राप्त है, लेकिन विभाजन के कारण ऊंचे वर्ग के लोग उन्हें परेशान किए बगैर नहीं रहेंगे। कोई प्रांत भेद, यहाँ तक कि मैं खुद को महाराष्ट्रियन कहलाना भी पसंद नहीं करता। साथ ही साथ प्रांत भेद, संस्कृति आदि भेदभावों का मैं कभी पालन नहीं करना चाहता। पहले हिंदी फिर हिंदू या मुसलमान, ये भी मुझे सही नहीं लगता। सबको यही रुख अपनाना चाहिए कि पहले भारतीय आखिर में भारतीय और भारतीयता से परे कुछ नहीं होना चाहिए।
भारतीय आज़ादी की लड़ाई के लिए यही मानसिकता सच्चे मायनों में पोषक है। इसी कारण मैं इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूँ। तो इस तरह से बाबा साहब ने आप पूरी अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखा और आपने भी महसूस किया होगा कि बाबा साहब की बात को जल्दी कोई खारिज नहीं कर सकता। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा? आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम सीधे प्रस्तुत कर रहे हैं बनारस से। इस समय हम हैं वाराणसी में और वहीं से सीधे डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर अपना प्रतिक्रिया देंगे। आज का पहला प्रश्न, नए संविधान के अनुसार प्रांतों का प्रतिनिधित्व कितना मिला था? दूसरा प्रश्न, हम पहले और आखिर में केवल भारतीय हैं, इस सोच को अपनाएं, इसका क्या अर्थ है? सामान्य साथियों, हम पहले और आखिर में केवल भारतीय हैं, ये किसने कहा? ये किसने कहा? आपको आंसर देना है। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सरल किया है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी हो चुकी है और इस पर निर्माण कार्य जारी है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बता दें, हाँ, यदि आप वैचारिकी सेंटर में अपना अमूल्य योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि हर समाज का यदि अमूल्य योगदान होगा तो निश्चित रूप से वैचारिकी सेंटर जल्द ही बनकर तैयार होगा, बाबा साहब की अधूरी इच्छा पूरी होगी। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।